Hey everyone, welcome back to the channel EduWay plus 11th and 12th. I hope आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी and I am sorry that I won't able to be upload some videos जो मैंने preparation करी थी, but I told the plan and I have been posting some shorts. I got really busy in some personal issues. So I want कि आज मैं आपको ना फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर्स को ख़त्म करवा दूँ इन वन शॉट. देन कल हम कर लेंगे 7 to 12 चैप्टर. ओके, सो 2 वीडियोस में वन शॉट हम सारा कुछ कवर कर लेंगे अच्छे से क्लियरली एंड देन विल मूव ऑन टू some important case studies, important questions, MCQs and extra questions. Okay, so let us now start with the first chapter, management. फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर डरने वरने की बात है नहीं, ठीक है. तो मेन दिक्कत ना बच्चों को लगती है पार्ट बी में, जो कि कवर अप हो जाएगा, डोंट नॉट वरी. ठीक है, आज हम पार्ट ए के 1 to 6 चैप्टर्स तक कवर कर लेंगे पॉजिटिवली. ओके, सो मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है. आर्ट है कि हमारे को लोगों से काम करवाना है. मैनेजमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ये वर्ड्स बहुत बार ही रिपीट हो रहे हैं, राइट. एफिशिएंसी क्या होता है? लाइक देखो, एफिशिएंसी में सी आ रहा है. सी मीन्स कॉस्ट, कॉस्ट को बचाना, मिनिमम कॉस्ट में काम करना, कॉस्ट को बचा के रिड्यूस काम करना. एंड टी मीन्स टाइम, टाइम को बचा के काम करना, टाइम सेव करके काम करना. टास्क को करेक्टली करना है एंड टाइम बचा के करना है. ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च रहे हो, टाइम कम लग रहा है, या टाइम ज़्यादा लग रहा है, पैसे कम खर्च रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिफरेंट हैं, बट दे आर वेरी इंटर रिलेटेड. एंड मैनेजमेंट में दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है जो कि 1000 यूनिट्स बना रहा है, बट जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है, राइट. 1000 यूनिट अपने टाइम पे पूरा बना पा रहा है, दैट इज नॉट इशू, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये एफिशिएंट नहीं हुआ, ये इफेक्टिव हुआ, राइट. देयरफॉर अब बिजनेस को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों होना पड़ेगा, ठीक है. तो उसको 1000 यूनिट्स जो हैं विद इन द कॉस्ट बनाने पड़ेंगे, राइट. नाउ हमारे पास आ जाते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या कैरेक्टर्स हैं मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. देखो, अगर मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, ठीक है, अचीव करने के लिए, तो मैं काम क्यों करूँगी? लाइक अभी तुम लोग पढ़ रहे हो बिकॉज यू हैव अ गोल इन फ्यूचर, या तुम्हें मार्क्स अच्छे लाने हैं, या तुम्हें फ्यूचर में कुछ अचीव करना है, तुम्हें इस कॉलेज जाना है, तुम्हें अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, यू हैव अ गोल, राइट. तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड. आप जब भी मैनेजमेंट करोगे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गोल होगा, फिर इसका एक स्पेसिफाइड होना चाहिए और एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज परवेसिव. परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट जो है परवेसिव है, ये हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एंड हर लेवल पे, हर लेवल पे. मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट के अंदर वर्क, पीपल, ऑपरेशन. हम वर्क भी देखते हैं कि मेरा वर्क हो कैसे रहा है, हम पीपल मतलब पर्सनल को भी देखते हैं, ठीक है, काम कैसे हो रहा है, हमारी एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं. तो भाई मल्टी डायमेंशनल है, हम एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, हम तीनों चीज़ों पे फोकस करते हैं. कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. देयरफॉर जो उसके फंक्शंस हैं वो मैनेजर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करेगा, ठीक है. ये नहीं है कि आपने एक प्रोसेस किया फिर आप रुक गए हो फिर आप बाद में करोगे, ऐसा नहीं होता. पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा? वी नो, प्लानिंग. क्या होता है हमारा? प्लानिंग. पहला प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. तो ये हमारे कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, हम इसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जाता है ग्रुप एक्टिविटी. ये ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि इसके अंदर हम मैनेजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए ऑफ कोर्स. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के एंड में, कोऑर्डिनेशन. तो ग्रुप एक्टिविटी सब मिलकर काम करेंगे तभी हम डिजायर्ड अपना ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाएंगे. डायनामिक फंक्शन, इसका फंक्शन जो है वो डायनामिक है, ठीक है. क्यों डायनामिक है? बिकॉज इसको चेंजिंग एनवायरनमेंट से मीट करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है बहुत ही अनसर्टेन है आजकल, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. सो दे नीड टू बी डायनामिक, कि आप हर चीज़ का ढल जाओ, राइट. इनटैंजिबल फोर्स है, ये हम देख नहीं पाते हैं ना इसको टच कर पाते हैं, बट उसको जो इफेक्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट हमें दिख जाता है, वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे पास इसके 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं. पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक कंपनी है, उसको सर्वाइव करना, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए रेवेन्यू,
प्रॉफिट, ग्रोथ, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगी। नेक्स्ट उसको चाहिए हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी की एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप, सोच रहे हो अपने एनवायरमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आप ना डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, आपको उनके साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मैच करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, क्यों मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंस एंड जो वाले पॉइंट्स हैं दे आर सिमिलर, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। पहले जैसे देखो अचीविंग ग्रुप गोल, पहले हमने पढ़ा था कि हमारे को गोल लेना है, कॉमन गोल होना चाहिए। ये नहीं कि पर्सनल गोल है भाई मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, बाकी हमारे जो एम्प्लॉयज है वो बाहर में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ग्रुप गोल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एफिशिएंसी, राइट। एफिशिएंसी मतलब कि क्या, कॉस्ट रिड्यूस करो और रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करो, ठीक है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। क्रिएट करना डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, जिससे कि आप चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हो। देन पर्सनल, अचीव करना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, मैनेजमेंट से हम ऑब्जेक्टिव जो होता है इंडिविजुअल का भी अचीव करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका भी ऑब्जेक्टिव हम अचीव करते हैं। एंड साथ ही साथ हम सोसाइटी की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, कैसे हो, बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करके, ठीक है, ताकि सोसाइटी क्या हो, डेवलप हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज एन साइंस एंड एज अ प्रोफेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन ना केस स्टडी के मामले में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको बोल देंगे कि हाईलाइट द स्टेटमेंट विच सेज अबाउट आर्ट एंड साइंस। सो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पहला आर्ट, आर्ट क्या होता है, जो इसके अंदर स्किल होती है, पर्सनल एप्लीकेशन होती है, नॉलेज होती है, ठीक है, जिसको हम अप्लाई करते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन होती है जिसकी, राइट। पहला, इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हर इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज होती है इसके अंदर, सेम टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पास भी हमारी स्टडी मटेरियल होता है, राइट। हम स्टडी मटेरियल से ही पढ़ रहे हैं अभी भी, थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट में, सेम इन आर्ट। नेक्स्ट पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी बेसिक नॉलेज का यूज करते हो, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। जैसे आर्ट है तो कोई बंदा अलग आर्ट बनाएगा, कोई बंदा अलग आर्ट बनाएगा, उसकी नॉलेज डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। ये बहुत पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है। क्या है, आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। सेम गोज विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी हर जगह ना अलग अलग अप्लाई होती है, ठीक है। होते प्रिंसिपल्स वही हैं बट किसी का अलग ढंग है उसको अप्लाई करने का, किसी का अलग ढंग है उसको अप्लाई करने का। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट के अंदर क्या होता है, क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। इसके अंदर क्या होता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ये बेस्ड होती है। तो जो सारे फीचर्स अभी हमने पढ़े हैं आर्ट के, वो सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। इसको हम आर्ट बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट साइंस। साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इसके अंदर जनरल ट्रूथ्स होते हैं कि भाई हाँ सच है, राइट। हम उसको चैलेंज नहीं करते हैं, उसको टेस्ट कर रखा है हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, राइट। तो अब साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस के पास सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड है, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन देख के ही उस पे बेस्ड होते हैं। एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है ना इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक है। साइंस हर जगह एप्लीकेबल है, हम कहीं भी चैलेंज नहीं करते कि भाई साइंस तो गलत है, राइट। हर जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट का भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, बट ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बट सबका अप्लाई करने का ढंग अलग है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है इसकी, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट नहीं है प्योर साइंस की, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। नेक्स्ट प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, इसके अंदर आपको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशन में जा सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज,
सारे प्रोफेशन एक बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स अगर आपको कुछ एग्जाम या आपको कुछ क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हो ना, राइट। अगर आपके पास कोई डिग्री ही नहीं है या आपने कोई एग्जामिनेशन दिए ही नहीं है तो आप एक प्रोफेशन नहीं बन सकते, प्रोफेशनल नहीं बन सकते। आप एक लॉयर नहीं कहला सकते जब तक आपने LLB नहीं करी है, राइट। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितनी भी प्रोफेशंस होती है ना इनकी एक एसोसिएशन होती है जो कि उनकी रेगुलेट करती है उनकी एंट्री को एंड उनके कोड ऑफ कंडक्ट को। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सारे प्रोफेशंस जो होते हैं ना उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है ताकि जो बिहेवियर है ना उनके मेंबर्स का वो सही रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विस मोटिव। अब इनका काम क्या होता है? इनका मेन एम होता है प्रोफेशन के कि अपने क्लाइंट्स को सर्व करना, अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। तो मैनेजमेंट जो है ना सारे फीचर्स को नहीं लेता प्रोफेशन में, तभी इसको हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा एंड आई होप आपको मेरी मतलब बताया समझ आ रहा है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ इन द वे ऑफ माई टीचिंग। Please let me know in the comment sections. Please like and subscribe to my channel as it is new and I need your support. Now, let's move on to our next topic, levels of management. पहला आता है हमारे पास टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल। ठीक है, बहुत ईजी है ये टॉपिक, इससे भी हमारा एक केस स्टडी बन सकता है। टॉप लेवल, टॉप लेवल के अंदर क्या होता है? चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग, जो भी टॉप लेवल में सारा ऑर्डर वगैरह देते हैं ना उनको हम टॉप लेवल में बोल देते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को, बिजनेस को, पॉलिसीज को, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, स्ट्रैटेजीज को, ठीक है। मिडिल लेवल क्या करता है? मिडिल लेवल के अंदर पहले आ जाता है डिविजनल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर। ये क्या करते हैं? मेन टास्क होता है इनको ऊपर वाली जो पॉलिसीज हैं उनको इंटरप्रेट करना, फिर इंश्योर करना कि सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके नीचे लोअर लेवल को असाइन करना, ठीक है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। लोअर लेवल क्या होता है? इसके अंदर फोरमैन या सुपरवाइजर्स होते हैं। इनका मेन टास्क होता है कि इनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने हैं पॉलिसीज। जो ऊपर से सामान आ रहा था ना, जो ऊपर से पॉलिसीज आई थी, उनको अब कौन इम्प्लीमेंट करेगा? लोअर लेवल इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। वर्कर्स को बताएंगे भाई ऐसा अपने काम करना है, वर्कर्स के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है हमारे पास फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन जैसे कि मैंने बताए थे आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है कि पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है, व्हाट टू डू इन फ्यूचर। जैसे अभी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें CUET देना है, दैट इफ वी आर गोइंग टू टेक अ 1 year गैप, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, हमने पहले सोच लिया। अब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ड्यूटीज को साइन करेंगे, टास्क को ग्रुप करेंगे, रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, ठीक है, ताकि जो मैंने प्लान बनाया है वो मैं कैरी आउट कर सकूं। फिर स्टाफिंग में क्या करूंगी? मैं स्टाफिंग में राइट जॉब, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। राइट पीपल, सही बंदे को ढूंढने मुझे सही जॉब के लिए। ये नहीं है कि कोई HR के लिए जॉब अप्लाई करने आया था एंड मैंने उसको HR की जॉब नहीं दी, मैंने उसको कोई और जॉब दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो राइट पीपल, जो राइट जॉब है उसको वही मिलनी चाहिए, वरना वो दूसरी जॉब में अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट आता था डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? लीडिंग, इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट करना एम्प्लॉइज, ताकि वो जब इनको टास्क मिले वो अच्छे से काम कर सके, अपने टास्क को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज नथिंग, कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग। मॉनिटर करना कि जो भी तुमने काम वाम दिया है ऑर्गेनाइजेशन को अटेन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तुमने ये 4 प्रोसेसेस कर लिए। लास्ट होता है कंट्रोलिंग मेन। इसके अंदर देखते हैं, हम मॉनिटर करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कर्स के बीच में या टॉप लेवल के बीच में या मिडिल लेवल के बीच में या लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइज करता है सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। ये एसेंस है मैनेजमेंट का। क्या है? एसेंस। ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, डेलिबरेट फंक्शन है एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स का। तो कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। आई विल से कि आप ना ये कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे पास, देखो जैसे
दो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजरियल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस के अंदर क्या बताना है, कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। मैनेजर एक्टिव परफॉर्म इन ऑल टाइप में, मतलब हर जगह लग रहा है, मतलब ये क्या है, परवेसिव है, ठीक है। आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट लेके आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, राइट। आई वांट से कि आप इसको लिख लिख के करो, नो हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी इस टाइम पे। जस्ट गो थ्रू दिस, जो करने हैं ना टॉपिक्स वो मैंने डाल दिए हैं इन द शॉर्ट्स, ठीक है, 30 टॉपिक्स वाली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लेना, ठीक है। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर, ठीक है, इजी चैप्टर है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि जनरल गाइडलाइन है कि आपने एक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, राइट। तो ये डिफरेंट होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस से तो अलग है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल ऑफ साइंस ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहा है, ये डिफरेंट होते हैं टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट से भी, टेक्निक्स आर डिफरेंट एंड प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, ठीक है। टेक्निक्स क्या, मेथड है, और प्रिंसिपल के गाइडलाइन है कि भाई हाँ आप ऐसा काम कर सकते हो, पर टेक्निक है मेथड की, तुम ये टेक्निक है टू अप्लाई दिस, बट प्रिंसिपल आर जस्ट अ गाइडलाइंस टू एक्शंस, प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट होते हैं वैल्यूज से, किससे होते हैं, वैल्यूज से डिफरेंट होता है, ये मॉरल कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं बताता, प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना वो रिसर्च से फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या है, नेचर है पहला कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल हो सकते हैं, बिजनेस या नॉन बिजनेस में, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज है, हर जगह लग सकते हैं। जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन क्या है, ये जनरल गाइडलाइन है, ठीक है, ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, ये बस एक गाइडलाइन है कि जैसे देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत चेंजिंग और डायनामिक है, तो एक गाइडलाइन है कि आप कैसा एक्शन ले सकते हो, नॉट अ सोल्यूशन, जस्ट अ गाइडलाइन। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म हुआ है, कुछ रिसर्च करके एक्सपीरियंसेस से मैनेजर्स के तब जाके ये फॉर्म हुआ है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल भी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जैसे मैनेजर जैसे प्रैक्टिस करता है वो अपनी डिमांड से चेंज को कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि रिजिड है ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट। मेनली बिहेवियरल है, जो प्रिंसिपल होता है ना वो एम करता है ह्यूमन के बिहेवियर पे, तो जैसे जैसे ह्यूमन है वैसे वैसे आपने काम करना है, ठीक है। आप इसको सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये कॉज दिक्कत और उसका असर, ये उस पर बेस्ड है, ठीक है। दिक्कतें कॉजेस, क्या दिक्कत है और उसका असर क्या हो रहा है। कंटेंजेंट, कंटेंजेंट में जो कि एप्लीकेशन है डिपेंड करती है सिचुएशन पे, ठीक है। तो मेरे को उसको अप्लाई करना है, मैं सिचुएशन देख के अप्लाई करूंगी, ठीक है। कंटेंजेंट, कंटेंजेंट सॉरी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का, सिग्निफिकेंस है कि इसको डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द यूटिलिटी व्हिच कैन बी अंडरस्टूड, यूटिलिटी से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, मतलब मैनेजर को ये यूजफुल इनसाइट दे देगा रियलिटी के बारे में, इससे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इफेक्टिव हो सकती है, साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते हैं हम इससे, चेंजिंग एनवायरनमेंट से अच्छे से मीट कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो सकती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च पर फोकस हो सकता है। नेक्स्ट टेलर, FW टेलर थे, ठीक है, वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनका बिलीव था कि हम एनालाइज करेंगे वर्क को साइंटिफिकली और एक बेस्ट वे ढूंढेंगे कि हमने काम को करना कैसे है। उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि 1911 में पब्लिश हुई थी। अब क्या कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे, ठीक है, ये रहे प्रिंसिपल्स, ये भी केस स्टडी के रिलेटेड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आ सकता है पेपर में। टेलर, टेलर ने क्या बोला पहला, साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब, साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब, ये कहता है डेवलपिंग, ये कहता है कि हमारे को स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर दो एक, ठीक है, जिसके अंदर तुम सारा काम करो, स्टैंडर्ड मेथड थ्रू वर्क स्टडी करो, यूनिफाइंग बेस्ट प्रैक्टिस जो है ना ग्लोबली उसको स्टडी करो, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, रिजल्ट होएगा आपका ऑप्टिमम रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कर सकोगे, क्या कर सकोगे आप, रिसोर्स की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका मतलब ये इम्प्लाई करता है वहां पे, ठीक है, आप मेंटल रेवोल्यूशन यहाँ इम्प्लाई करो, देयर शुड बी अ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर वर्कर या ओनर, ठीक है, जो जो भी हमारा टॉप लेवल मिडिल लेवल या लोअर लेवल बोलते हैं हम जिसको, तीनों को अपने दूसरों के रोल्स पे
उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना ही सोच रहे हो कि भाई मैं तो टॉप लेवल है, मैं तो अपना सोचूंगा, मैनेजर बाहर में जाए, या जो मैनेजर है वो ये सोच रहा हो, या जो मैनेजर है वो ये सोच रहा हो कि हम वर्कर्स पे सारा काम डाल देते हैं, दैट वी वांट डू द आवर वर्क, ठीक है। बट ठीक है, कहता है मैनेजर वर्कर है, ओनर को अपने दूसरों के रोल्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होएगा, हारमोनी बनी रहेगी, कलेश वगैरह नहीं होंगे, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कॉर्पोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये ना एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। ये कहता है जो वर्कर्स है ना, ये कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि वो बार बार स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं, या जो हमारा मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को अच्छे से पे नहीं कर रहा, या जो वर्कर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, अपना काम अच्छे से करें, स्मूथली काम हो। सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिज्म, अपने बारे में नहीं सोचना है हमारे को, पूरी होल मैनेजमेंट या पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्लीट कॉर्पोरेशन होना चाहिए बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ना ही मैनेजर अड़ा हो अपनी बात पे, ना ही लेबर अड़ी हो अपनी बात पे, दोनों साथ मिलजुट कर काम करें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ये क्या कहता है, जो डेवलपमेंट होना वो विच इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सारे पर्सन की जो डेवलपमेंट है उनकी साइंटिफिक सिलेक्शन या साइनिंग वगैरह के बाद, ठीक है। बंदे को आप उतने उसकी एफिशिएंसी जितना ही काम दो, ठीक है। ये नहीं कि उसको अपने कुछ ज्यादा ही इतना बड़ा काम दे दो जो जिसकी बस की नहीं है करनी, राइट। अभी आ जाते हैं हमारी कुछ टेक्निक्स, ऊपर जो हमने पढ़े वो प्रिंसिपल्स थे, ये कुछ टेक्निक्स है। पहला, फंक्शनल फोरमैनशिप, ये कहता है कि हमारे को जो प्लानिंग है और जो एग्जीक्यूशन है दोनों को अलग अलग करना चाहिए, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को सेपरेट करना चाहिए। हमारे पास 8 तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, 4 प्लानिंग के अंदर, 4 एग्जीक्यूशन के अंदर, जो कि जो एग्जीक्यूशन वाले हैं वो वर्कर पे नजर रखेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। ये देखो, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन यहाँ पे वो देख रहा है एग्जीक्यूशन कैसी हो रही है। प्लानिंग इंचार्ज इंस्ट्रक्शन, एक होता है एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। एक होता है स्पीड बॉक्स, गैंग बॉक्स, रिपेयर बॉक्स, इंस्पेक्टर, ठीक है। एक प्लानिंग का अलग, जिसने सारा प्लानिंग करी है, प्रोडक्शन के अंदर जो कि रिपेयर वगैरह देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, गैंग बॉस, स्पीड बॉस। अब ये सारा कौन किस किस को जवाबदार है, ये वर्कमैन को, किसको, वर्कमैन को, ठीक है। नेक्स्ट, standardization and simplification of work. Standardization refers to developing standard, हमारे को स्टैंडर्ड बना दो हर बिजनेस के लिए। एंड सिंप्लीफाई क्या होता है, जो कुछ एलिमिनेट करो भाई, थोड़े प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि वेराइटीज है, सुपर प्लस वेराइटीज, हमको एलिमिनेट करो ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। इससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट बचेगी, मेरी लेबर की कॉस्ट बचेगी, मेरी मशीन की कॉस्ट बचेगी, मेरे टूल की कॉस्ट बचेगी, एंड इक्विपमेंट्स एंड का फुलर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मेथड स्टडी, जो ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का, इज टू फाइनल आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, मतलब एक वन बेस्ट वे निकाल लो जॉब करने का, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, आप अपने मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, कैपिटल को अच्छे से यूज कर सको, ठीक है। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी कहती है कि आप अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करो। जैसे मान लो ऑटो पार्ट्स की कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके अंदर वो ऑटो पार्ट्स बनाने के लिए पेज चाहिए होते हैं उसको, स्क्रूज, राइट। तो वो स्क्रूज उसके 5 कदम चल के जाएगा, स्क्रू उठाएगा, फिर लाएगा, फिर स्क्रू को लगाएगा। सो बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, अननेसेसरी मोशन हो रही है, चल के जाना फिर वापस आना टाइम लग रहा है। तो आप ऐसे अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करो, जिससे कि जो मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब है वो अच्छे से हो और टाइम कम लगे काम करने में, ठीक है। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी कहती है भाई आप एक टाइम अपने दिमाग में सेट कर लो, स्टैंडर्ड टाइम ले लो कि इतने टाइम में इतना काम कर लेना है तुमने। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो भाई तूने अगर 1 घंटे में 5 बॉक्सेस बना लिए, तुझे कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा बंदा, अब जल्दी जल्दी काम करेगा। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो बंदा है वो क्या कहते हैं, पूरा फिनिशिंग ना दे गुड्स को, राइट। इसकी एक डिसएडवांटेज भी है टाइम स्टडी। नेक्स्ट, फैटीग स्टडी, फैटीग स्टडी बोलती है, फैटीग स्टडी डिटरमाइन करती है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, कितना आप रेस्ट ले रहे हो। एक टास्क को करने के लिए जो हमारा वर्कर है वो कितना
रेस्ट ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम कहता है, मान लो एक वर्कर है, वो ना नॉर्मल बेसिस पे 12 बॉक्सेस पर डे बना लेता है इजीली, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप अगर उसको बोलोगे तू अगर 12 बॉक्सेस बना लेता है, अगर तू आज 15 बनाए, मतलब 3 और बॉक्सेस बनाएगा, तो तुझे हम मोर वेजेस देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, हमारे को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन अचीव हो जाएगी। ये हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास लार्ज ऑर्डर हो, ठीक है, तब ये बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट, मेंटल रेवोल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, चेंज एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर। इसके अंदर क्या होगा भाई, अपना एटीट्यूड बदलो, वर्कर का मैनेजमेंट का एक दूसरे में एटीट्यूड बदलो, कॉम्पिटिशन से कॉर्पोरेशन में आ जाओ, कॉम्पिटिशन हटाओ एंड कॉर्पोरेट करके काम करो, राइट। आई होप टेलर के सारे प्रिंसिपल, सारी टेक्निक्स क्लियर होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना, लिखना आना चाहिए आपको, पॉइंट्स में सारे आंसर्स लिखना, ठीक है। डू नॉट राइट इन पैराग्राफ्स। एंड देखो, एक गलती हुई थी, ठीक है, एक बच्चे से क्या हुआ था ना, उसने ना पॉइंट्स में आंसर तो लिखा, बट उसने ना एक पॉइंट का 2 या 3 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं लिखा, ठीक है, 3 लाइनर्स में खत्म कर दिया। तो वो कंटेंट जो है ना बहुत कम पड़ जाता है। आप बिजनेस स्टडीज लिख रहे हो, आप बड़ी क्लास में हो, तो आप मिनिमम टू मिनिमम 4 लाइन्स का एक पॉइंट बनाओ, 4 लाइनों का एक पॉइंट, फिर 4 लाइनों का एक पॉइंट, तब जाके आपके आंसर्स को 5 मार्क्स मिल पाएंगे, राइट। कभी भी छोटा पॉइंट मत लिख कर आना, बहुत रिग्रेट करोगे बाद में। नेक्स्ट, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल था, फ्रेंच का मैकेनिकल इंजीनियर था। इसने 14 जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 जनरल प्रिंसिपल, जो कि आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। वो बोलता है भाई काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टास्क में, ठीक है। एक काम को एक को दो दे दो, दूसरे को दूसरे को दे दो, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा वो बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजर है ना, उसको अथॉरिटी दो कि भाई तू ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, एंड तू ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये काम अकम्प्लिश हो, ठीक है, तू ही रिस्पॉन्सिबल है एंड तेरे पास ही अथॉरिटी है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, और मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह हुआ, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हो कि भाई अपने से काम करोगे, वर्क करोगे अच्छे से, डिसिप्लिन में काम होगा। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि भाई एक ही बॉस होना चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर मिल रहा है 2 सुपीरियर से एट द सेम टाइम, तो उससे क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड वायलेट हो जाएगी। ये सेम नहीं है, ये सेम है, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, हमारे पास वर्कर है, वर्कर ए, ठीक है, हमारे पास एक मैनेजर है M1, ठीक है। M1 जो है उसने सारा काम ना वर्कर ए को समझा दिया था, पर क्या हुआ, वर्कर ए को ना डाउट आया, उसको कुछ दिक्कत आई, कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा मैं M1 से पूछ लेता हूँ कि भाई क्या दिक्कत है। पर जब वो जा रहा था, उसको बीच में मिल गया M2। अब M2 कह रहा है कि भाई तू मुझसे पूछ, तेरे को क्या दिक्कत है, मैं तुझे ऑर्डर दूंगा कि तूने अब क्या करना है। तो अब इसने इसको ऑर्डर दिया। जो वर्कर ए है, वो उसका बात सुन के वो और ही कंफ्यूज हो गया कि मुझे करना क्या था, मैं तो और ही भूल गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, chaos क्रिएट हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, chaos क्रिएट हो गया, ठीक है। तभी यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो चुका है। तभी बोलते हैं हेनरी फ्योल कि आप एक ही बॉस एक एम्प्लॉय को कमांड कर रहा हो, ठीक है, वरना क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, chaos बन सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर एक ग्रुप है, उसको सेम ऑब्जेक्टिव है, तो उसके पास वन मस्ट एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, जिससे कि यूनिटी ऑफ एक्शन बना रहे। टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक्शन रहे, यूनिटी ऑफ एक्शन रहे, और साथ ही साथ क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बनी रहे। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब बहुत इजी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ना कि एक इंडिविजुअल के एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन फेयर मिलना चाहिए, बोथ एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को फेयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब सेंट्रल मतलब आप अथॉरिटी आप अपने पास ही रख रहे हो, आप किसी को बांट नहीं रहे हो कि आपने किसी को और को डिसीजन देने की अथॉरिटी देनी है।
ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आप सारा काम डिस्पर्स कर रहे हो एक से ज्यादा पर्सन में, मोर देन 1 पर्सन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं ज्यादा ही सेंट्रलाइज कर लिया अपनी पावर या ज्यादा सब कुछ डिसेंट्रलाइज में डाल दिया, दोनों को बैलेंस करके चलना है। हमें क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट, स्केलर चेन। ये फॉर्मल लाइन होती है अथॉरिटी की बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर चेन। क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। ये चेन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, पर इमरजेंसीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो गैंग प्लैंक के थ्रू इसको वॉयलेट कर देते हैं। मतलब कि एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, आप उसी से बात करते हो, बट ये जो चेन है वो वॉयलेट नहीं होती, पर इमरजेंसी में एम्प्लॉयज, सेम लेवल के एम्प्लॉयज गैंग प्लैंक के थ्रू बात कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स प्लेस होना चाहिए हर जगह की, हर बंदे की एक जगह होनी चाहिए, मटेरियल का जगह होनी चाहिए, प्लेस पीपल की जगह होनी चाहिए, एक जगह पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ढूंढने निकले हो बस स्क्रूज को एंड आपको कुछ और ही मिल रहा है। जहाँ पे स्क्रू रखना है वहीं पे रखो, कहीं और मत रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट, इक्विटी। वर्किंग एनवायरनमेंट जो होगा वो फ्री होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होना चाहिए। कोई भी जेंडर के बेसिस पे या कलर के बेसिस पे, रेसिज्म के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जो हमारा पर्सनल है, मतलब जो हमारे एम्प्लॉई है, जो भी हमारा एम्प्लॉई है, सिलेक्ट होने के बाद, अपॉइंट होने के बाद, पूरे प्रोसीजर के बाद वो अपनी पोस्ट पे मिनिमम पीरियड तक रुकना चाहिए। ये नहीं कि वो अभी आया एंड दे स्टेट फॉर अ मंथ एंड वो लीव कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल की, ठीक है। इनिशिएटिव, वर्कर जो होते हैं वर्कर्स को एनकरेज होना चाहिए, भाई हम ये काम करते हैं, वील डू द वर्क। कुछ प्लान्स देना चाहिए उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इनिशिएट करना चाहिए, अपना फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, दैट वील डू द वर्क, हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव लेना चाहिए उनको। नेक्स्ट, एस्पिरिट द कॉर्प्स। मैनेजमेंट जो है प्रमोट करती है टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए टीम वर्क, ठीक है। अब देखो, आई नो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, बट सी आप ये मत सोचना कि भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 6 का आएगा तो हम इतने ही कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज केस स्टडी में आपको कोई भी पूछ सकता है। तो प्लीज सारे के सारे करना, एक भी मत छोड़ के जाना, राइट। ये देखो, यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर होता है वन सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिलना चाहिए एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वन सुपीरियर, राइट। डायरेक्शन क्या होता है, जो ग्रुप है, ईच ग्रुप की एक्टिविटी सेम ऑब्जेक्टिव है तो उसका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इसके अंदर डिविजन सबऑर्डिनेशन को रोको, इसके अंदर एक्टिविटीज का ओवरलैपिंग को रोको। अफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, अफेक्ट करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। इससे बस एक ही एम्प्लॉय को दिक्कत होगी, जैसे हमने ऊपर देखा था कि एम्प्लॉय ए को दिक्कत हो रही थी, ठीक है। फ्यूल वर्सेस टेलर। जो टेलर है ना वो शॉप फ्लोर पे बता रहा है, बट जो फ्यूल है ना वो जनरल प्रिंसिपल, वो हर जगह लग सकते हैं, ठीक है, हर जगह, राइट। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार रीड मार लेना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे ये क्वेश्चंस, ठीक है। आई विल ब्रिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप पहले 2 चैप्टर्स आपको सारे क्लियर होंगे अच्छे से। अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो ये चैप्टर भी ना बहुत ईजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर्स कुछ फर्स्ट टू 3 चैप्टर्स ना कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही ईजी हैं, हमारे को इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो फोर्सेस हैं जिससे कि एक इन्फ्लुएंस, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टली हो रहा हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो रहा हो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो बोलते हैं वो फोर्स जिससे कि इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में। वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। फीचर क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि सम टोटल होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का। इसके अंदर ना 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक स्पेसिफिक फोर्सेस और एक जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है जैसे कि इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, जो कि बिजनेस की फॉर्म को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो जनरल फोर्सेस होते हैं ना उनके अंदर आता है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटर रिलेटेडनेस। जो सारे फोर्सेज होते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर की अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है आजकल, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड का या रोस्टेड स्नैक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या इंटर रिलेटेड है। डायनेमिक डायनेमिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो होता है वो नहीं डायनेमिक होता है, नेचर में चेंज करता है। टेक्नोलॉजी का चेंज होना, फैशन का चेंज होना, टेस्ट का चेंज होना, प्रेफरेंसेस का चेंज होना, तो ये बहुत डायनेमिक है, ठीक है। अनसर्टेन है, एज वी नो, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है पूरे वर्ल्ड में। पहले कोविड आ जाता है, कभी डिमोनेटाइजेशन हो जाती है, कभी वॉर आ जाती है, तो बहुत ही अनसर्टेन है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, राइट। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको पार्ट्स में ही समझ सकते हैं हम। अगर मैं उसको पूरा टोटल में समझने बैठूंगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने लग जाएगी, बिकॉज ये बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, बहुत रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। क्या क्या रिलेटिव कंसेप्ट है ये ना, कंट्री टू कंट्री अलग होता है, ठीक है। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म अलग होता है। प्रेफरेंसेस जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूसेस में चेंज हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, जूस मेकिंग वाली कंपनीज के लिए बढ़िया है, पर सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये थ्रेट है। क्या है ये, थ्रेट है। नेक्स्ट, क्यों जरूरी है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों नहीं है, क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मैं अपॉर्चुनिटी को पहले ही आइडेंटिफाई कर लूंगी और पहले ही मैं उस पर वर्क करना शुरू कर दूंगी, तो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। इससे क्या होएगा, मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाऊंगी, ठीक है। देखो जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, हाँ हम टाटा का। टाटा ने नैनो निकाली थी बाय वॉचिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टू व्हीलर्स, जिनकी फैमिली बड़ी है, 4 बंदों की फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो अच्छे से स्कूटी पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत रिस्क है ट्रैवल करना, राइट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये निकाला था, उन्होंने नैनो निकाली, स्मॉल कार का इनिशिएटिव लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। जितने भी मास्क वगैरह आए थे कोविड के टाइम पे, उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना। थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना। अगर आपको करेक्ट नॉलेज होगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर पाओगे और थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो कि आपके ऑपरेशन को एडवर्सली अफेक्ट करता है। जैसे कि बजाज ऑटो ने इम्प्रूवमेंट किए थे 2 व्हीलर में जब होंडा आ गई थी, राइट। उसको थ्रेड था, एक होंडा उसके लिए थ्रेड बन गया। नेक्स्ट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, अवेलेबल होता है फॉर रिसोर्सेज, कैपिटल, लेबर, मशीनरी, रॉ। अब आप अवेलेबिलिटी देखते रहो इनकी, और जैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, तो उनके बारे में देखते रहो ताकि आपके पास नॉलेज रहे बिजनेस एनवायरनमेंट की। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कंटिन्यूअस स्टडी करते रहो, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहो, जिससे कि आप चेंजेस के साथ साथ ढल सको एंड अपने स्टेप्स को अच्छे से ले सको। लाइक असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो उससे क्या होगा, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाओगे। जैसे कि आईटीसी होटल्स ने प्लान किए थे न्यू होटल इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर। उन्होंने देखा भाई टूरिज्म बढ़ रहा है, तो भाई हम अपने होटल्स को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ये हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। डायमेंशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी, पेपर में आ सकता है अगेन इन द केस स्टडी। पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसका इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इन्फ्लेमेशन रेट हो गया, इनकम का बदलना, डॉलर का बदलना, मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज होना, प्राइस लेवल का चेंज होना, ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की फॉर्म को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से जो अपॉर्चुनिटी है ना, उससे कंस्ट्रेंट पड़ सकता है, तो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट, जैसे कि एजुकेशन लेवल, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, लिटरेसी रेट, ये सोशल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन पे असर पड़ता है। जैसे कि आजकल लोग जो हैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो मिनरल वाटर पे जा रहे हैं, डाइट कोक पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और टोबैको, फैटी फूड की डिमांड जो है वो कम हो रही है। टेक्नोलॉजिकल, इसके अंदर क्या होगा, न्यू एंड एडवांस में सब टेक्नोलॉजी के बार बार आ ही रहे हैं, एआई आ जाता है,
कभी कुछ होता था, डिजिटल वॉचेस आ गई थी इन द प्लेस ऑफ एनालॉग वॉचेस, फिर आर्टिफिशियल फैब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जब भी पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ चेंज होता है तो बहुत ही असर पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे। पॉलिटिक्स में कुछ भी चेंज हुआ, पॉलिटिकल पार्टी में चेंज हुआ, इट अफेक्ट्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बेंगलोर हैदराबाद में पॉपुलर लोकेशन बनी थी आईटी की बिकॉज ऑफ सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। नेक्स्ट लीगल एनवायरनमेंट, लीगल होता है जो भी लॉज वगैरह निकल रहे हैं बिजनेसमैन के फायदे में लॉज निकलना या उनके खिलाफ लॉज निकलना, उनको भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट जो थी अल्कोहलिक प्रोडक्ट से वो प्रोहिबिट कर दी गई थी एंड वो कंपलसरी हो गया था कि उनको स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी है एडवर्टीजमेंट में सिगरेट्स की। तो ये एक लीगल हमने स्टेप लिया था, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे चेंज हुआ। जब भी कोई कोर्ट का जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है, तो उससे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में असर पड़ता है, राइट। नथिंग। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होता है प्लानिंग। आई होप 3 चैप्टर्स अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट। एंड मैंने जो ये 3 चैप्टर्स पढ़ाया, आई थिंक दैट मैंने कुछ थोड़ा स्पीड में पढ़ाया बिकॉज यार ऑफ कोर्स इजी चैप्टर्स हैं, ज़्यादा पढ़ाने वाला इनमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट जो चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, इन रिलेशन टू द एग्जाम। एंड पार्ट बी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा मार्क्स के। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के साथ। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है डिसाइड करना एडवांस में कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और क्या करेगा। प्लानिंग जो होता है ना, गैप है कि हमने क्या करना है और हमने कहाँ जाना है, ठीक है, क्या करके हमने कहाँ पहुँचना है, उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट एक्शन जिससे कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन फॉर एक्शन कि तुमने काम कैसे करना है, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही चल फिरोगे भाई हमने तो कुछ ये अचीव करना, भाई प्लान तो करो, कैसे करोगे, तुम एक एक स्टेप लेके करोगे ना कि एबीसीडी चढ़ जाओगे, ठीक है। तो डायरेक्शन बताएंगे कि तुमने यहाँ चल के इधर मुड़ के यहाँ जाना है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयज को समझ ही नहीं आएगा कि इनको क्या काम करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है वो हमें पहले ही बता देता है कि हमने कैसे काम करना है, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो एम्प्लॉयज को समझ नहीं आएगा दैट उनको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाके काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। सबसे पहले अनसर्टेनिटी होता क्या है, दैट ऑफ कोर्स वी नो कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब अगर मैं प्लानिंग के साथ चलूंगी तो मैं अपने चेंजेस के साथ ढल पाऊंगी इजीली, ठीक है। जो मेरा चेंजेस का इम्पैक्ट होगा उसको मैं पहले ही पता कर सकूंगी, एनेबल कर सकूंगी, जिससे कि मेरा जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का वो कम हो जाएगा। रिड्यूस करता है वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज का वेस्टिंग कम करता है। कैसे कम करता है, क्योंकि प्लानिंग से ना क्या होता है, प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन होती है। जब कोऑर्डिनेशन रहेगी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एफर्ट्स हैं और जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं वो यूजलेस नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जो कि प्लानिंग क्या है, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, फर्स्ट स्टेप है, राइट। मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नए आइडियाज को डेवलप कर पाए एंड इससे कि क्या होगा, अच्छा प्लान बन पाएगा। नेक्स्ट प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं। जो मैनेजर है वो इवेल्युएट करता है ईच ऑल्टरनेटिव को एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर लेता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर भी क्या आएगा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। कैसे, देखो प्लानिंग क्या है, स्टैंडर्ड बताता है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। और जो कंट्रोल है
देखो कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप, बिना प्लानिंग के तो हो सकता ही नहीं है। तो प्लानिंग बेस बनता है कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग क्या बनता है? बेस बनता है कंट्रोलिंग के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है लिमिटेशंस। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस है, क्या खामियां हैं? प्लानिंग के अंदर क्या खामियां है? प्लानिंग से क्या होएगा? रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी मीन्स प्लानिंग डिस्करेज कर देता है इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को। मतलब जैसे कि आप एक प्लान बना के बैठे हो, तो वो जो मैनेजर है ना, वो चेंजेस नहीं कर पाता बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से, ठीक है। इससे क्या होगा? वो कोई सजेशन नहीं लेते हैं एम्प्लॉइज के, तो इससे क्या होता है? जो प्लान है वो रिजिड रह जाता है। क्या रह जाता है? रिजिड। वो चेंज नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट, प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, नहीं करता, मे नॉट वर्क। तो प्लानिंग जो है वो बेस्ड होता है फ्यूचर की हैपनिंग्स पे, ठीक है। मतलब कि हम फ्यूचर के बारे में सोच के पहले ही प्लान बना के बैठ जाते हैं। पर फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इज अनसर्टेन, डायनेमिक। तो फ्यूचर हमेशा, जो हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, हमेशा ये नहीं है कि वो सच होगा, राइट। तो ये बहुत अनसर्टेन, और फ्यूचर हमारा जो होता है वो ऑल्टरनेट और डायनेमिक होता है। फ्यूचर हमेशा से सही नहीं होता। तो इसलिए प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर पाता। प्लानिंग के अंदर क्या होती है? कॉस्ट लगती है। जब हम एक प्लान बनाते हैं तो वो प्लान बनाने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। प्लान को बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, एंड फिर उतना टाइम हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए बचता नहीं है। तो इसलिए प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग से सक्सेस नहीं मिलता, ये नहीं है भाई, मिलता है, सॉरी, प्लानिंग गारंटी नहीं करता है सक्सेस। सक्सेस जो होगा एंटरप्राइज का तभी पॉसिबल है जब प्लान प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। मैनेजर्स क्या होते हैं ना, बस ये नहीं होता कि आप प्लान बना के बैठ गए हो, ठीक है, या आप प्रीवियसली सक्सेसफुल प्लान्स को अपना सेम कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो ऑलवेज ट्रू नहीं होता कि एक प्लान जो पहले काम कर रहा था वो दोबारा काम करेगा, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग से क्या होती है? क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, क्योंकि जो मैंने लिखा है मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मेरी क्रिएटिविटी क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि एडवांस में ही मैं सोच चुकी हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। पर प्लानिंग क्या? टॉप मैनेजमेंट करता है, जिससे क्या होगा? नीचे के लेवल के मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, उनसे हम कुछ आइडियाज ले ही नहीं रहे हैं, राइट। इससे क्या हो रहा है? हमारी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो रही है। अब कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस, मतलब कि कुछ अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंज आ गया तो प्लान तुम्हारा खराब हो गया, ठीक है। कॉम्पिटिटर ने कुछ अलग कर दिया तो हमारा प्लान खराब हो गया। इकोनॉमिक सोशल कंडीशन में चेंज आ गया तो हमारा प्लान खराब हो गया। फ्लड वगैरह आ जाता है तो प्लान खराब हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, प्लानिंग का प्रोसेस क्या? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम ऑफ बिजनेस स्टडीज, प्लानिंग का प्रोसेस आया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ये केस स्टडी में भी बन सकता है, राइट। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? बहुत इजीली पढ़ेंगे, डरना नहीं है, ठीक है, इजी है बहुत। पहला, पहले मैं क्या करूंगी भाई प्लानिंग के लिए? पहले मैं ऑब्जेक्टिव को सेट कर दूंगी। फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना। हर ऑर्गेनाइजेशन या हर डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव को सेट करो, ठीक है। पहला, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेकंड, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है कि आपने डेवलप करना है प्लानिंग के प्रेमिसेस। एज्यूम करो कि क्या फ्यूचर में इवेंट्स हो सकता है, फोरकास्ट करो, देखो कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके प्लानिंग में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लानिंग फैक्ट्स को इकट्ठा करो, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, जिससे कि आप प्लान को बना सको। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा? पहले हमने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। दूसरा प्लान हमने डेवलप करने हैं प्रेमिसेस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, जिससे कि हम अपना प्लान को बना सकें। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब मैं क्या कह रही हूँ, जब मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, मैंने देख लिया कि भाई प्रेमिसेस मैंने डेवलप कर लिया कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो रहा है, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसके ऊपर एक्ट करना। मैं 2 4 5 6 ऐसे प्लान्स बनाऊंगी ऑल्टरनेटिव कि मैं ऐसा एक्शन कर सकती हूँ, फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, फिर मैं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा? आइडेंटिफाई कर लिया ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या कर लिया? ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैं क्या करूंगी? जो मैंने आइडेंटिफाई किया ना, उसको इवेल्युएट करूंगी, ठीक है। हर के, जैसे मैंने 5 6 बनाए थे, मान लो 5 बनाए थे, तो मैं उन 5 के प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स को निकालूंगी। फिर देखूंगी कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है, नुकसान किसमें हो रहा है, एंड उसके बाद मैं एक चूज करना, ठीक है। इसके अंदर मैंने पहले क्या करा? इवेल्युएट करा। नेक्स्ट स्टेप में जाकर हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हैं। कंपैरिजन करने के बाद और इवेल्युएट करने के बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे, ठीक है, फॉर रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब
कैसे उनके प्रॉस कॉस्ट पे देखकर, रिसोर्सेज पे देखकर बेस्ट प्लान को हम अडॉप्ट कर लेंगे, जो कि मोस्ट फीसेबल, मेन देख लो, मोस्ट फीजेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल और विद बेस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए। ठीक है, फीजेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए अच्छा होगा। राइट, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने पहले सबसे पहले क्या करा, ऑब्जेक्टिव को सेट किया, फिर हमने क्या करा, प्रीमिसेस को डेवलप किया, फिर हमने क्या करा, आइडेंटिफाई किया ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर हमने इवेल्युएट किया ऑल्टरनेटिव कोर्स को, फिर हमने सिलेक्ट करा ऑल्टरनेटिव को, देन वील डू इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हम क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब मैंने प्लान को डेवलप कर लिया, उसको एक्शन में डाल दिया, तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करनी है प्लान की, जिससे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड कोऑपरेशन करेंगे पूरे एम्प्लॉइज की। क्या करेंगे हम, प्लान को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। नेक्स्ट, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन कहता है, देखो ये जो प्लान है इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो मैंने प्लान बनाया था कि मैंने ऐसे ऐसे काम करना है, पूरा एक्टिविटीज जो है स्केड्यूल के हिसाब से हो रही है, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो चेंजेस करो प्लान के अंदर। ठीक है, फॉलो अप एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के प्रोसेस में। क्लियर, अब देखो दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पहला, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट, प्रीमिसेस को डेवलप करना, क्या क्या फ्यूचर में एजम्पशंस हो सकती हैं उनको देखना, फिर आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, उसके बाद हमने इवेलुएट करना है जो भी हमने ऑल्टरनेटिव कोर्स लिए हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, उसके बाद सिलेक्ट करना है उनके मेरिट्स डीमेरिट्स के बेसिस पे, हमने मोस्ट फीसेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल वाले को सिलेक्ट कर लेना है, फिर हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलो अप एक्शन देखेंगे कि प्लान अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस करेंगे। क्लियर है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक करके जाना प्लीज। ठीक है, ये टॉपिक को मत छोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्लान के टाइप्स। प्लान के टाइप्स क्या होते हैं, हमारे पास प्लान क्या होता है, स्पेसिफिक एक्शन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट होता है कि आपने गोल्स को कैसे कैसे मीट करना लिखा होता है उसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास प्लान के टाइप्स है। पहला, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान कहता है, इन अ बिजनेस रेफर्स टू अ प्लान डेवलप फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट, जो एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया, जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ये प्लान भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इस प्लान का, ये अप्लाई करता है एक्टिविटीज जो कि दोबारा रीअकर नहीं होती। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, वो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो मेरा ये प्लान भी खत्म हो गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है जिससे कि मैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करूंगी। ठीक है, सच प्लान को डेवलप करते हैं हम यूनिक सिचुएशन को मीट करने के लिए। और जो लेंथ होती है ना सिंगल प्लान की, वो डिपेंड करती है प्रोजेक्ट के ऊपर कि कितना प्रोजेक्ट एक दिन का है, महीने का है, साल का है। ठीक है, जैसे कि ये देखो फॉर एग्जाम्पल, अब एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, आफ्टर द कैंपेन रन्स इट्स कोर्स, जो शॉर्ट टर्म प्लान था उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब उसको हम दोबारा से तो बनाएंगे नहीं क्योंकि वो हमारा जो कैंपेन था वो खत्म हो चुका है। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान के। पहला, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान जिसके अंदर डिटेल स्टेटमेंट होती है प्रोजेक्ट की, जो कि आउटलाइन करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर को, रूल को, टास्क को, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो भी चाहिए उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट, बजट। बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट। क्या होता है बजट, एक स्टेटमेंट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा न्यूमेरिकल टर्म्स में उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, क्या रिजल्ट रहेगा। ये हमारे पास दो टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लान होते हैं। एक हमारे पास आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। ये बार बार यूज होता है। जैसे सिंगल यूज प्लान जो था वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ एंड उसके बाद हमने उसको यूज नहीं करा, बट जो स्टैंडिंग प्लान है वो बार बार यूज होगा बिकॉज ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पे जो कि बार बार हो रही है। ये एक बार बनते हैं और सालों तक चलते हैं, एक बार बनना एंड सालों तक चलना। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रिपीटेड यूज प्लान। क्या बोलते हैं, रिपीटेड यूज प्लान्स बोलते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स क्या हमारे पास। पहला है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं एज एंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑन वर्किंग। क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये डिजाइन किए जाते हैं फ्यूचर वगैरह को देख के, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देख के। जैसे कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपनी सेल को 10% से इंक्रीज करना है, क्या मुझे 20% रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर
और अचीवेबल होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, क्लियर एंड अचीवेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी वो प्लान होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करता है वेरियस सिचुएशंस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज से फेस करने के लिए, ठीक है। जब जो मैनेजर है ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का न्यू स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करता है बिजनेस के लिए, उसको हम इंटरनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जब एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है बिजनेस के लिए तो उसको हम इंटरनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और जब कुछ स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्ट करना, तो ये सब स्ट्रैटेजीज में आ जाता है, ठीक है। पॉलिसी क्या होती है, एक जनरल गाइडलाइन होती है, जनरल गाइडलाइन which bring uniformity in decision making for achievement of organization goal। कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है जिससे कि आप यूनिफॉर्मिटी रहती है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर सकते हो। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, और दे आर फ्लेक्सिबल एज दे मे बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। इनको चेंज हम कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे सेलिंग करना कुछ को कैश पे तो उसको चेंज कर सकते हैं हम, रिजर्व करना कुछ को स्विमिंग के लिए, ठीक है। ये हमारे पॉलिसीज में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसीजर वो प्लान होता है जो डिटरमाइन करता है सीक्वेंशियल स्टेप कैरी आउट करने के लिए कुछ सम वर्क एंड एक्टिविटी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो प्लान्स होते हैं प्रोसीजर के अंदर जो कि स्टेप्स बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि जो काम है वो किस सीक्वेंस में होगा, ठीक है। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज का एक प्रोसेस है, ठीक है। जब एम्प्लॉयज सिलेक्ट करते हैं तो पूरा प्रोसेस है कि आप पहले फॉर्म भरेंगे, फिर आपका इंटरव्यू 1 होएगा, फिर क्वेश्चन होएगा, तो पूरा प्रोसेस है, तो पूरा प्रोसीजर है, राइट। नेक्स्ट रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो बताते हैं कि क्या काम तुमने करना है और क्या काम तुमने नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको दिमाग में रखना जब आप एक टास्क को कर रहे हो। रूल्स रिजिड है, रूल्स क्या है, रिजिड है, जिससे कि वो इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है। जैसे कि नो स्मोकिंग, ऑफ कोर्स ये रूल है, बहुत रिजिड है, ये आप तोड़ नहीं सकते हो, वायलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, मेथड एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है। क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर टास्क को हमने करना है। एक मेथड है भाई, ऐसे तुमने काम करना है, ठीक है। बहुत सारे वेज हो सकते हैं काम करने के लिए, एंड आप एक को सिलेक्ट कर लेते हो जिससे के अंदर आपकी मिनिमम कॉस्ट लग रही हो। और मेथड जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेथड्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल। जैसे कि वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज, जैसे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब हमारे पास अब एक डिफरेंस आ जाता है हमारा सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान के बीच में। सिंगल यूज प्लान कौन से थे, वो प्लान जो कि एक और प्रोजेक्ट के लिए चलेंगे एंड बाद में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टैंडिंग प्लान होता है एक बार बनेगा और बार बार चलेगा। सिंगल यूज प्लान को डेवलप किया जाता है एक एक्शन को करने के लिए एंड रिपीट नहीं होते फ्यूचर में, बल्कि जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो अकर होते हैं, बार बार वो रिपीट होते हैं रेगुलरली, ठीक है। अब सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो जनरली नैरो स्कोप रखते हैं एंड जो स्टैंडिंग प्लान है वो उनको वाइडर स्कोप होता है। सिंगल यूज प्लान आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन प्रोजेक्ट और इवेंट इज अकरिंग एंड स्टैंडिंग प्लान आर स्टेबल, दे आर स्टेबल, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल आ जाता है सिंगल यूज में बजट फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। वो एक इवेंट तक है, जब बजट मीटिंग हो जाएगी वो प्लान खत्म हो जाएगा। एंड अब एक स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल ज्यादा रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन का प्रोसीजर, वो हर कंपनी में सबका वही रहेगा, बार बार वो चेंज तो करते नहीं रहेंगे भाई, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या सिलेक्शन का प्रोसेस वो चेंज नहीं होगा, राइट। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड विद आवर चैप्टर नंबर 4 एंड वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आ जाएगा विच इज स्टाफिंग एंड विल वाइंड अप विद टुडे एंड हम कल करेंगे अपने 6 चैप्टर्स कंप्लीट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ना जो हमने प्लान बना लिया ना और जो ऑब्जेक्टिव्स थे अलग नेक्स्ट फंक्शन के करने के लिए उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि क्या एक्टिविटी और रिसोर्सेज चाहिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और वो कहाँ पे होगा और वो कब होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, सी ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप between various factors of production and it is concerned with establishing relation among job, section, department and positions।
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे बेस्ड होता है ये। इसके अंदर रिलेशन बनाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और साथ ही साथ जॉब्स डिपार्टमेंट्स के बीच में। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। ऑर्गेनाइजिंग is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relation for the purpose of enabling people to work more effectively। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ऑर्गेनाइजिंग ना एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं काम को और फिर काम को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होता है उसको डेलीगेट करते हैं, लोगों को बांट देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा? रिलेशनशिप बनेगा लोगों के बीच में और जो काम है हमारे इफेक्टिवली हो पाएगा। क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इन द स्टेप्स क्या होते हैं? एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे पास, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला स्टेप, इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा जो था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले मुझे मुझे काम को आइडेंटिफाई करना है, मुझे जो टोटल वर्क है ना उसको तोड़ना है। उसको क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ के फिर मैं क्या करूंगी? डिवाइड कर दूंगी वर्क को, ताकि जो बर्डन है वो शेयर हो जाएगा एम्प्लॉयज के बीच में। इससे क्या होगी? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगा और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो अवॉइड हो जाएगा बाय द मैनेजेबल एक्टिविटीज, ठीक है। पहला स्टेप क्या रहा हमारा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे एंड पूरे टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड स्टेप जो होता है ना ऑर्गेनाइजिंग का, इसके अंदर होता है कि मेरे को कंबाइन करना है ग्रुप्स को जो कि सिमिलर या रिलेटेड जॉब से आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है इसके अंदर? जैसे मान लो एक मेकअप का कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैंने उसके अंदर काम तो बांट दिया। अब मान लो एक वर्क है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके टेक्सचर को देखना है, ठीक है। अब टेक्सचर के लिए 2 बंदे आ गए हैं मेरे पास, तो मैं इन दोनों बंदों को इकट्ठा कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम कंबाइन करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब होता है सेकेंड स्टेप ऑर्गेनाइजिंग में, जिसके अंदर हम कंबाइन करते हैं सिमिलर जॉब्स को, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट में बन जाता है। दे आर ग्रुप्ड। उनको ग्रुप करते हैं कि तुम्हारा काम क्या है, अच्छा तुमने ये वाला प्रोडक्ट देखना, तुम कस्टमर के बेसिस पे तुम कस्टमर वाले इधर हो जाओ, तो उनको हम डिपार्टमेंट कर देते हैं, अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, ठीक है। ये क्यों किया जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन? ताकि हम कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकें और यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हम क्या करेंगे? ड्यूटीज को साइन कर देंगे। डिपार्टमेंट्स बन गए हैं। अब हर डिपार्टमेंट का एक चार्ज होगा जिसको बोलेंगे डिपार्टमेंटल हेड। जो डिपार्टमेंटल हेड है वो जॉब्स दे देगा, जॉब्स को एलोकेट कर देगा मेंबर्स में उनके स्किल्स और क्वालिफिकेशन को देख के। क्लियर? इजी। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जब आपने एलोकेट कर दिया काम, इतना काफी नहीं है, अब आपने देखना है कि कौन से बंदे को आपने जो काम दिया है वो कर पा रहा है, ऑर्डर नहीं ले पा रहा, कौन उसके लिए अकाउंटेबल है, ठीक है, कौन उसको ऑर्डर दे रहा है। इससे क्या होगा? वेरियस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस। क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग? बिना ऑर्गेनाइजिंग काम नहीं चल सकता। क्यों करना है मुझे ऑर्गेनाइजिंग? मैं ऑर्गेनाइजिंग के बिना ही काम कर लेती हूँ ना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? स्पेशलाइजेशन करता है। क्या करता है? स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में हर इंडिविजुअल को असाइन हो जाता है काम। सारा वर्क एक पे नहीं गया, वर्क क्या हो गया? डिवाइड हो गया, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो गया, जिससे कि रेपिटेटिव परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है। स्पेशलाइजेशन हो गई उसके अंदर। ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन, जिससे कि क्या होगा? एफिशिएंट होएगा और हमारी परफॉर्मेंस जो है स्पीड में आएगी, मतलब इफेक्टिवनेस भी आएगी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसके अंदर वेल डिफाइंड जॉब बनाएगा तो जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे बनेंगे। अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर जॉब की अच्छे से कैरी आउट होएगी और जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स है वो क्लियरली डिफाइंड रहेंगे ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोवाइड करता है क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज, जो कि हेल्प करता है अवॉइड करने में कोई भी कंफ्यूजन या डुप्लीकेशन। अब क्या होगा? क्लियर डिस्क्रिप्शन होगी अगर जॉब की या ड्यूटीज की, तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी काम बार बार नहीं हो रहेगा, वर्क में क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, जिससे कि वर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा एंड इससे क्या होगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर असाइनमेंट दी गई है जो आपको, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का, जिससे कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट,
एडेप्शन टू चेंज। एडेप्शन टू चेंज क्या करता है, ये डिजाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो कि फ्लेक्सिबल है, ये चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। जो भी कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स चेंजेस आ रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, तो ये अडेप्ट कर लेता है चेंज को बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज करता है इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो पर्सनल है, जो एक एम्प्लॉई है, वो डेवलप होगा, ठीक है। वेन मैनेजर डेलीगेट कर देता है अपनी अथॉरिटी, तो उससे क्या होगा, उनका वर्कलोड नीचे की तरफ चला जाएगा, जो नीचे वाले हैं वो अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इससे क्या होगी, एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी। कैसे, आप मोर जॉब पोजीशंस ऐड कर रहे हो, डिपार्टमेंट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट लाइंस अलग कर रहे हो, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, हमारी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो रही है। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। अब हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखो स्ट्रक्चर के अंदर ना वेरियस पोस्ट को जो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, वर्क को हमने डिवाइड कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरियस पोस्ट होते हैं ना, वो क्रिएट किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज। एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बन जाता है फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, जैसे कि वो अपने फंक्शंस को वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है स्पैन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो स्पैन मैनेजमेंट क्या होता है, स्पैन मैनेजमेंट होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो कि इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक सुपीरियर मैनेज कर सकता है अच्छे से, उसको बोलते हैं हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट क्या होता है ना, एक शेप दे देता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, और ये डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। Arrow span of management result in tall structure, whereas wider span of management result in flat structure. जैसे देखो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा एक सुपीरियर हो गया, तो सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, जैसे कि पर्सनल को देख रहा है, वो मार्केटिंग को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, परचेजिंग को, तो वो 4 सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक हो जाता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर बताता है एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं और डिपार्टमेंट को ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे कि ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और जो सेल्स के लिए वो सेल्स में डिपार्टमेंट में चली गई है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे सूटेबिलिटी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोड्यूस कर सकता है एक लाइन का प्रोडक्ट अच्छे से, क्या कौन सी सूटेबिलिटी, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लाइन के प्रोडक्ट को बना रही हैं, वो इसको यूज कर सकती हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन जिनको हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, those organization can also use the functional structure, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या होगा इसका, स्पेशलाइजेशन, बेटर डिसीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। बेटर डिसीजन जो है लेबर का तब आएगा जब स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। अब इससे क्या होगा, ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंटल आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब, वो स्पेशलिस्ट है अपनी जॉब्स को लेके, ठीक है। सारे पर्सन जो भी इस काम कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इजी हो जाएगा डिपार्टमेंट के लेवल पे। फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर्स जो है एक डिपार्टमेंट के परफॉर्म कर सकते हैं सेम टाइप ऑफ फंक्शन को अगेन एंड अगेन, जिससे कि क्या होगा, वो स्पेशलाइज हो जाएंगे एंड अपनी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट, इससे क्या होगा, मिनिमम डुप्लीकेशन होगी एफर्ट्स की, तो इससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट बचेगा, राइट। नेक्स्ट हमारा जाता है इसके अंदर डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देता है। कैसे इग्नोर कर देता है, ईच डिपार्टमेंट के हेड वर्क जो है ना, वो अपने मन की चलाते हैं कि भाई हमारा वाला तो डिपार्टमेंट अच्छे से काम करे, बाकी के डिपार्टमेंट भाड़ में जाए, तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है, सफर कर गया। नेक्स्ट डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होते, जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं ना अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होती एंड काम अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। तो कंप्लीट डेवलपमेंट
नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट में हर्डल आ जाना, मतलब कि दिखते आ जाना, ठीक है, क्योंकि जो हायर एम्प्लॉई है वो अपने अपने स्मॉल पार्ट में ही स्पेशलाइज है, तो वो सारा अच्छे से काम नहीं कर पाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है ना, हम पूरे एंटरप्राइज को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट्स। कैसे? मेजर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, इसको बोलते हैं हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब हम डिवाइड कर देते हैं मेजर प्रोडक्ट्स को देख के, जैसे कि यहाँ देखो एक डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, नीचे आ रहा है, उसके अंदर वो कॉस्मेटिक्स भी बना रहे हैं, गारमेंट्स भी बना रहे हैं, फुटवेयर भी बना रहे हैं, स्किन केयर भी बना रहे हैं। तो गारमेंट्स के अंदर अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, स्किन केयर के अंदर अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, कॉस्मेटिक के अंदर अलग डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल रहेगा? ये रहेगा जिनका मल्टी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जिनकी लाइंस जो है प्रोडक्ट की वो अलग अलग है, तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन रहेगी। ऑल्सो जो ग्रोइंग कंपनीज हैं वो मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट इसके अंदर फ्यूचर में अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। इसका एडवांटेज क्या है? डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, डिवीजन मैनेजर जो है अपने डिसीजन को क्विकली ले सकते हैं रिगार्डिंग देयर डिविजन्स, इंडिपेंडेंट डिसीजन अच्छे से हो जाते हैं, तो टाइम नहीं लगता। डिविजनल रिजल्ट्स को हम असेस कर सकते हैं, मतलब कि जो डिविजनल प्रॉफिट या लॉसेस को हम अच्छे से देख सकते हैं, मिक्सअप नहीं होगा, सब डिवाइडेड में रहेगा। एंड अनप्रॉफिटेबल डिवीजन को हम बंद कर सकते हैं, जैसे मान लो कॉस्मेटिक वाला चल ही नहीं रहा, स्किन केयर चल रहा है, तो हम कॉस्मेटिक को बंद कर सकते हैं, राइट। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इससे क्या होगी, ग्रोथ होगी और एक्सपेंशन होगी नए डिविजन्स की, ठीक है, बिना कोई एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के डिस्टर्बेंस। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ होती हैं अलग अलग डिवीजन के बेसिस पे, भाई हमारे को ये रिसोर्स चाहिए, हमारे को रिसोर्स चाहिए, तो इसमें लड़ाई हो सकती हैं। डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, मतलब इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन जो है ना डुप्लीकेट हो रहा होगा, जैसे उससे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फिश एटीट्यूड, हर डिवीजन अपने आप की परफॉर्मेंस को बेटर दिखाने में काम करेगा, ठीक है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा फुलफिल नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा, सेल्फिश एटीट्यूड आएगा इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो कि मैनेजमेंट डिजाइन करती है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के साथ ऑब्टेन कर सके, ठीक है। इसके अंदर जो सारे एम्प्लॉइज हैं उनका जो सारा काम होता है सब क्लियरली डिफाइंड होता है। ये फंक्शनल और डिविजनल दोनों हो सकते हैं। पहला इसके अंदर क्या फंक्शन है हमारा, फीचर क्या है इसका, ये डेलिबरेटली क्रिएट होता है, टॉप मैनेजमेंट इसको क्रिएट करती है। इसके अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं। ये इम्पर्सनल है, मतलब इसके अंदर कोई भी हम इमोशनल एस्पेक्ट नहीं देखते, हम सिर्फ काम की बात करते हैं इसके अंदर। ये क्लियरली डिफाइन करता है अथॉरिटी को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर इंडिविजुअल की, एंड ये क्रिएट किया गया है जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब इसका एडवांटेज क्या हो जाता है हमारे पास? एडवांटेज है कि हम इसको इजीली फिक्स कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्लियर है, कोई वर्क की ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि जो काम है वो प्लान के हिसाब से हो रहा है। यूनिट ऑफ कमांड रहती है इसके अंदर, ठीक है, एंड इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन है, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज जो बिहेवियर है एम्प्लॉइज का वो फेयरली प्रेडिक्टेड है, सिंस देयर इज स्पेसिफिक रूल टू गाइड, क्योंकि वहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या रह सकता है इसका? जो वर्क है ना वो रूल्स पे बेस है। अब रूल्स पे बेस है तो इससे क्या हो सकती है, डिलेज हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि भाई पहले मुझे ऊपर वाले से पूछना है, फिर ऊपर वाला उसके ऊपर वाले से पूछेगा, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, वर्क क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो एम्प्लॉई है उनको जो कहा गया उनको वही करना है, तो वो कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो अपना कुछ इनिशिएटिव डालेंगे ही नहीं। लिमिटेड इन स्कोप, इसके अंदर क्या है, डिफिकल्ट, अब हम ह्यूमन के रिलेशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम सारा काम जो है, सारा एम्फेसाइज जो है वर्क पे ही डाल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई डेलिबरेटली नहीं बनती, ठीक है, ये कॉमन इंटरेस्ट से आती है, टेस्ट से आती है और रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशन से आती है। इसका मेन पर्पस होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए, जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपने मन से काम कर रहा हो, ठीक है, अगर उसका जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में जा रहा हो, अपने इंटरेस्ट को मीट कर रहा हो, ठीक है, अच्छे से खुशी खुशी काम कर रहा हो,
अब इसके फीचर्स क्या हैं? ये ओरिजिनेट करती है विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड कोई रिटर्न रूल्स नहीं होते इसके अंदर, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है इसके अंदर, कोई डेलिबरेटली क्रिएटेड नहीं है ये, और पर्सनल मीन जो है और फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड, लोगों की बातों को, उनकी फीलिंग्स को माइंड में रख के डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेजेस, स्पीड। अब इसके अंदर क्या है, कोई कम्युनिकेशन की लाइन नहीं है, तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिल रहा है, सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम मिल रहा है हमारे को, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल रहा है हमारे को, सॉरी, क्योंकि देखो सबऑर्डिनेट जो है ना बिना हेजिटेशन के अपने टॉप लेवल से बात कर सकते हैं, और जो टॉप लेवल है उनकी दिक्कतों को समझ सकता है, ठीक है, तो क्विक सॉल्यूशन मिल रहा है हमारे को प्रॉब्लम का। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, ये क्या है ना, रूमर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है, जो सारे पर्सन है इनफॉर्मल में बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसे रूमर्स बन सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या हो सकता है ना, स्ट्रेस जो होता है हमारा रेजिस्ट होता है कि हम पुरानी टेक्निक्स ही उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम कुछ न्यू नहीं कर रहे इसके अंदर। एंड प्रोवाइडेड टू ग्रुप इंटरेस्ट, मतलब प्रेशराइज मेंबर्स जो है ना वो ग्रुप एक्सपेक्टेशन पे ज़्यादा काम करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंस। फॉर्मल क्या है, स्ट्रक्चर होता है, इसका एक नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का, ये रिजिड एंड स्टेबल है। नेक्स्ट ये अराइज करता है बाय पोजीशंस एंड ये अराइज करता है पर्सनल से, ये वायलेशन ऑफ रूल्स में लीड टू पेनल्टीज एंड इसके पेनल्टीज नहीं होती। ये टेक रिस्पेक्ट करता है थ्रू स्केलर चेन, इसका कोई स्केलर चेन नहीं होता, आप जिससे भी बात कर सकते हो। दे टू अचीव प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड टू सैटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड एंड फुलफिलमेंट कॉमन इंटरेस्ट, ये डेलिबरेटली प्लान के जाता है एंड मैनेजमेंट क्रिएट करती है। एंड इसके अंदर हम स्पॉन्टेनियसली सोशल इंटरेक्शन से क्रिएट करते हैं इसको, ठीक है। इसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इसका कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके अंदर अथॉरिटी फ्लो करती है टॉप टू बॉटम एंड इसके अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसी कुछ सकती है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेलीगेशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक। डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है हमारे को ग्रांट करना है अथॉरिटीज को सबऑर्डिनेट्स के पास, जिससे कि वो अपना ऑपरेट कर सके। डेलीगेशन मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द लिमिट। अब इसके अंदर जो मैनेजर है ना वो डेलीगेट कर देता है अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के पास, तो सबऑर्डिनेट है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है। मेक श्योर करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर रहा हो, ठीक है, और एक्सपेक्टेड मैनर में कर रहा हो, राइट। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन। पहला अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर। तुम्हारे पास जो पावर है डिसीजन लेने की, जिसको तुम दे रहे हो नीचे, गाइड कर रहे हो लोगों को। अथॉरिटी एक पावर है जो कि लोगों को कंडक्ट करने में इन्फ्लुएंस करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है जो कि अथॉरिटी के साथ आती है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, जो सब ऑर्डिनेट है वो आपका काम कर रहा हो। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जब एक सुपीरियर काम देता है सब ऑर्डिनेट को, तो वो ही आंसरेबल है अपने सुपीरियर को, अगर वो काम अच्छे से हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, दोनों चीजों में सुपीरियर इज अकाउंटेबल, नॉट द सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। राइट टू कमांड होता है इसके अंदर, असाइन टास्क, अकाउंटेबिलिटी रहना, एक बार बस इसको रीड कर लेना। अब सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो अब डेलीगेशन जो करते हैं हम अथॉरिटीज के नीचे डिवाइड करते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या होगा, जो वर्कलोड होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा, जो ऑफिसर्स पे वर्कलोड है वो नीचे हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टाइम यूटिलाइज होगा और हम ज्यादा अच्छे से क्रिएटिव वर्क को कर सकेंगे डेली रूटीन। और क्या होगा, इसके अंदर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कैसे काम करना है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने टैलेंट को यूज करने का। नेक्स्ट, क्विक एंड बेटर डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास बर्डन नहीं होगा काम करने का, हमारे पास टाइम होगा, इसलिए हम अच्छे डिसीजंस को ले पाएंगे। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, डेलीगेशन जब हम करते हैं तो सबऑर्डिनेट्स को भी ऐसा फील होता है दैट वी आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स। सो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स का मोरल जो है वो बढ़ेगा, दे विल फील मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज बेटर कोऑर्डिनेशन, जो अब एलिमेंट्स है ये डेलीगेशन का, जिसके अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, पावर जो है
डिफाइन हो सकेंगी, ड्यूटीज पता चल पाएगी, जिससे कि कोऑर्डिनेशन में बेटरमेंट होगी एंड हमें पता होगा कि हमने क्या काम करना है, कैसे करना है, हम किसको आंसरेबल हैं, राइट, जिससे कि हमारा क्या होगा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है अथॉरिटी का एवरी लेवल पे और हर डिपार्टमेंट में। इसके अंदर क्या होता है, अथॉरिटी को हम ट्रांसफर करते हैं हर लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे भी एक्सरसाइज होगा, सब अथॉरिटीज को नीचे डालना, नीचे वाले को सारा कुछ काम बांटना। अब हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, विच मीन सेंट्रलाइजेशन सारा हमने अपने पास ही रखना है, मतलब कि अथॉरिटीज की जो पावर है हमारे ही हाथों में रहेगी, कुछ टॉप लेवल्स के हाथों में रहेगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में होता है जब हम पावर को बांट देते हैं, ठीक है। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस बना के रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो होगी और हम मूव कर सकेंगे टूवर्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन? इसके अंदर क्या होता है, हम डेवलप करते हैं इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब ये प्रमोट करता है कॉन्फिडेंस सबऑर्डिनेट्स के अंदर को, क्योंकि उनको अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम मिल सकती है। नेक्स्ट, क्विक एंड बेटर डिसीजन। जो बर्डन होता है मैनेजरियल डिसीजंस का, वो कुछ के हाथ में नहीं है, वो डिवाइड हो चुका है, जिससे कि क्या होगा, हम अच्छे और जल्दी डिसीजंस ले पाएंगे। नेक्स्ट होता है टॉप एग्जीक्यूटिव को रिलीफ मिल जाता है, उनको ज्यादा वर्कलोड मैनेज नहीं करना पड़ता, वो डेली अपना इनफ टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क को दे सकते, जो कि सबऑर्डिनेट नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स अथॉरिटी देना सबऑर्डिनेट को, ठीक है, अथॉरिटी दे रहे हो हम सबऑर्डिनेट को अप टू द लोअर लेवल कि तुम डिसीजंस अपने ले सकते हो। इससे क्या होगा, जो मैनेजरियल है, जो मैनेजमेंट है, वो डेवलप होगी, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल जो होता है वो पॉसिबल करता है टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, कि हम अच्छे से हर लेवल परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं और हमारा कंट्रोल है सारी एक्टिविटीज पे, राइट। अब इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। जो डेलीगेशन है, इट इज अ कंपल्सरी एक्ट, बट डिसेंट्रलाइजेशन मर्जी है, करना करो, नहीं करना मत करो। डेलीगेशन में फ्रीडम कम मिलती है क्योंकि सुपीरियर्स का कंट्रोल होता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में मोर फ्रीडम मिलती है एक्शन की, क्योंकि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल जो होता है वो कम होता है। स्टेटस, ये प्रोसेस है टास्क और अथॉरिटी को शेयर करने का, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट लेती है। डेलीगेशन इज नैरो एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइडर कंसेप्ट। Delegation reduces the burden of management and decentralization increases the role and autonomy of lower level। ये lower level का जो role होती है उसको increase करता है, right? ये कुछ important topics थे हमारे। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन में से डिफरेंसेस आ सकता है और केस स्टडी में आ सकती है। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। व्हाट इज स्टाफिंग? Staffing is a part of process of management, of course। अब इसके अंदर हम करते क्या हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को राइट जॉब पे डालते हैं, राइट। स्टाफिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम फिल करते हैं पोजीशंस को एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोगों को स्टाफ करते हैं जॉब्स में। स्टाफिंग, तो व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग होता है लोगों को जॉब्स पे पुट करना, ठीक है। ये कैसे शुरू होता है, इसके अंदर पहले ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रपोजन, पोस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल एटसेट्रा। अब स्टाफिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है, ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिल्ड, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब, ठीक है। अब स्टाफिंग की जरूरत क्यों है हमें, व्हाई डू वी नीड स्टाफिंग? स्टाफिंग चाहिए हमारे को फिल करने के लिए रोल्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्रिएट होते हैं। राइट पीपल शुड बी स्टेटेड एट राइट प्लेस। अब ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर की ह्यूमन एलिमेंट स्टाफिंग में हमारे को लोगों को सिलेक्ट करना है उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसकी लॉयल्टी के हिसाब से,
ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर स्टाफिंग रहेगी तो हमारी ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूस रहेगी। ठीक है, बार बार कोई भी जो हमारा एम्प्लॉय है वो छोड़ नहीं रहा होगा ऑफिस, राइट। स्टाफिंग इज कंसिडर्ड अ स्पेशलाइज्ड एरिया। जैसे कि अब इसके अंदर बहुत नॉलेज होती है, बहुत स्टेप्स होते हैं, तो इसको हम स्पेशलाइज्ड एरिया की तरह टेक करते हैं। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का। और जैसे कि कोई भी पर्सनल अंडर यूटिलाइज है उनको हाई लेबर कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी अंडर यूटिलाइजेशन ना रहे। ये इम्प्रूव करता है जॉब की सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज के मोरल को भी ये इंक्रीज करता है। अब इसके अंदर हमारा एक मेन टॉपिक आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्किल होती है एंटरप्राइज में, जहाँ पे जो बिग एंटरप्राइजेस होती है ना, एक अपना अलग डिपार्टमेंट बनाती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और जो ये डिपार्टमेंट होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के अंडर वर्क करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कंपेंसेशन एंड मोटिवेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन के। अब जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। स्टाफिंग एक फंक्शन है जिसके अंदर मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स का जो स्कोप है वो स्टाफिंग से बड़ा है। स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज दे देते हैं या कुछ और। इसके अंदर हम प्लेसमेंट करते हैं राइट पीपल की राइट जॉब में। ये स्टाफिंग का नेचर है, ठीक है। स्टाफिंग इज पीपल सेंटर, स्टाफिंग इज पीपल्स सेंटर, ठीक है। हम इसके अंदर रिलेवेंट सारे ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ये, विद ऑल द कैटेगरी ऑफ पर्सनल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ड्यूटी होती है हर मैनेजर की कि उसने स्टाफिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और मेनी एंटरप्राइज में पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है ना वो एस्टैब्लिश किया जाता है असिस्टेंट्स प्रोवाइड करने के लिए मैनेजर्स को। स्टाफिंग का फंक्शन इज कंसिडर्ड विद ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। इसके अंदर ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अप्रेजल मिलता है इन द स्टाफिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। पहला प्रोसेस होता है हमारा एस्टिमेट करना मैन पावर की रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या कितना मैन पावर चाहिए उसको पहले हम एस्टिमेट कर लेंगे, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करेंगे उसकी, फिर हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेंट्स में से, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। प्रोसेस क्या है अब इसका, एस्टिमेट करना मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है ना, हम अंडरस्टैंड करते हैं मैन पावर को कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्कलोड चाहिए हमारे को या वर्क फोर्स चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं नंबर ऑफ टोटल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, एंड हम इसके अंदर देखते हैं दैट कितना ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स है एंड कितना हमें चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम देख पाएंगे कि कितने हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो खाली पड़ी हैं और कितनी अंडरस्टाफ्ड है डिपार्टमेंट और कितना ओवरस्टाफ्ड है डिपार्टमेंट। इसके बाद हम करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एम्प्लॉय, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एन एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई द जॉब। पहले हम एम्प्लॉय को सर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया मैन पावर को, उसके बाद एम्प्लॉय को ढूंढेंगे, एंड उसको स्टिमुलेट करेंगे कि भाई उसको मोटिवेट करेंगे टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन, ठीक है। अब इस पर्पस के लिए क्या होता है कि इंटरनल भी होती है एंड एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर हम चूज करते हैं एक पूल ऑफ कैंडिडेट में से हमारे पास। अब रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा फॉर द जॉब। अब मुझे इन सारे लोगों में से चूज करना है और राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए अपॉइंट कर देना है। मैं ये कैसे करूंगी, ये मैं एग्जाम्स के थ्रू कर सकती हूँ, ये मैं टेस्ट लेके कर सकती हूँ, ये मैं इंटरव्यूज लेके कर सकती हूँ, राइट। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एम्प्लॉय मिले, बेस्ट पर्सनल मिल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होती है, एम्प्लॉय को सारी पोजीशन बतानी है, उसकी पोस्ट बतानी है, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन होता है जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं पर्सन को कि भाई ये एम्प्लॉयज हैं या ये दिस इज द वर्क प्लेस दैट यू हैव टू वर्क, राइट। रूल्स एंड पॉलिसीज ये है एम्प्लॉय की, एंड एम्प्लॉय को हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑफ द कंपनी एंड उसको इंट्रोड्यूस करते हैं टू हिज कलीग्स। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब एवरीवन जो ऑर्गेनाइजेशन उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम टॉप तक जाओ, ऑफ कोर्स, ठीक है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अब इसके लिए क्या होता है, हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो न्यू और टैलेंटेड पीपल को भी अट्रैक्ट करती है, ना कि सिर्फ अट्रैक्ट करती है, उनको रिटेन भी करती है, ठीक है। एंड दे स्टेबल द पीपल, दे स्टेबल द पर्सनल। नेक्स्ट आता है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर होता है आफ्टर जब एम्प्लॉई सब कुछ उसकी ट्रेनिंग हो गई है, वो इवैल्यूएशन हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल इनफॉर्मल नीड सब कुछ समझ आ गया है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि हम इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंसेस को, एंड उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उसको अप्रेज करते हैं बाय सम कंपनसेशन। नेक्स्ट हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे हैं इसके बाद। एक आता है हमारे पास प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कंपेंसेशन। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग क्या होता है? प्रमोशन जो होती है ना बहुत ही नेसेसरी हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो रिटेन करके रहें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रमोशन इंपॉर्टेंट पार्ट है करियर्स का। प्रमोशन का मतलब होता है उनको बेटर सैलरी मिलना, मोर रिप्रेजेंटेशन मिलना, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना, जिससे कि उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन जो है इंक्रीज होगी। एंड कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या होगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वेजेस एंड सैलरीज को प्लान कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंशियल प्लान पेमेंट, और जैसे कि वेजेस, कमीशन, सैलरी, या इनडायरेक्ट पेमेंट जैसे कि एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस स्कीम हो गया, या वेकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब कंपनसेशन में कवर अप हो जाता है। सो वी हैव 8 पॉइंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट हमने ऊपर पढ़ा जैसे कि डिफाइंड एज प्रोसेस जिसके अंदर हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज को एंड उनको स्टिमुलेट करते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब। अब इसके अंदर हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स मतलब जब हम इनवाइट करते हैं कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, ठीक है। इसके अंदर हम बाहर से कोई भी बंदा नहीं लेते, इसके अंदर ही अंदर जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका ट्रांसफर, प्रमोशन या ले ऑफ होता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब फिलअप करना वैकेंसीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला आता है हमारे पास ट्रांसफर। ट्रांसफर होता है शिफ्ट करना एक एम्प्लॉयर को फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, या एक डिपार्टमेंट से उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना। इसके अंदर हम एक गुड सोर्स है फिल करने का वैकेंसीज, अगर कहीं पे ज्यादा डिपार्टमेंट में एक ज्यादा बंदा है तो हम उसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट अप कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, ये होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एंड ये ट्रेनिंग के लिए भी बहुत ही एफिशिएंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर हम शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे, ये वर्टिकल होता है, दिस इज वर्टिकल, ठीक है। अब इसकी वर्टिकल शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉयर की, जिससे कि जो प्रमोशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयर की परफॉर्मेंस को, उनको मोटिवेशन देता है, उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है एज वेल एज पे भी बढ़ती है। ले ऑफ इज नॉट इन द सिलेबस। अब नाउ एडवांटेजेस क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के? एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है। एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल एंड रिलायबल है। इंटरनल सोर्स जो है बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है इसका, जल्दी हो जाता है। टूल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफरिंग जो होता है ना, ट्रांसफरिंग को हम एक टूल ऑफ ट्रेनिंग भी बोलते हैं एम्प्लॉइज के लिए, जो कि प्रिपेयर करते हैं उनको हायर जॉब्स के लिए। ये प्रूव करता है बहुत इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल टूल फॉर ट्रेनिंग, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट पे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम सरप्लस डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कहीं पे ज्यादा लोग हैं तो वो वहां से जा रहे हैं शॉर्ट डिपार्टमेंट के पास। अनेक इकोनॉमिक सोर्स है, चीपर है ज़्यादा, इसके अंदर एक्सपेंस नहीं होता। लिमिटेशंस क्या है इंटरनल की? इसके अंदर होता है फ्रेश टैलेंट, लैक ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट जो होता है ना वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। एम्प्लॉइज जो होते हैं लेथार्जिक बन जाते हैं, बिकॉज एम्प्लॉइज नो दैट हम तो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो तो लेथार्जिक बन जाते हैं। दे डू नॉट पुट होल पोटेंशियल टू द वर्क, एंड ये न्यू एंटरप्राइज के लिए सूटेबल नहीं है इंटरनल सोर्स, बिकॉज वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी वैकेंसीज इंटरनल सोर्स से फिलअप नहीं कर सकती। लैक ऑफ कंपटीशन, लोगों में कंपटीशन कम हो जाता है, बिकॉज दे नो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, तो वो किसी बाहर वाले से कम्पीट ही नहीं करते।
एंड इसके अंदर प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर जो कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया जाता है टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशन। इसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स हैं एंड जो इसके एक्सटर्नल सोर्स के मेथड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी बन के आ सकता है पेपर में। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम अ पैसेज कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। पहला हमारे पास आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर हम एक नोटिस बोर्ड को प्लेस कर देते हैं एंटरप्राइज के बाहर और डिटेल्स बता देते हैं कि हम हमारे को ऐसा पर्सन चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, इसके अंदर जो जॉब सीकर्स होते हैं गेट के बाहर आ जाते हैं स्पेसिफाइड डेट पे एंड ये मेथड जो होता है कैजुअल वैकेंसीज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स जो होते हैं ना ये रेप्यूटेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैजुअल कॉलर्स का यूज करती है। इसके अंदर जो जॉब सीकर्स होते हैं वो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं। एक लिस्ट बनाई जाती है जॉब सीकर्स की, फिर बाद में पूरा स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट स्टेप ऑफ स्टाफिंग इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मीडिया जनरली यूज किया जाता है, हमें वाइडर चॉइस चाहिए होती है, हम न्यूज़पेपर, इंटरनेट या रेडियो में एड चला देते हैं फॉर दी वैकेंसीज। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। इसके अंदर क्या होता है ना, एम्प्लॉय एक्सचेंज गवर्नमेंट रन करती है, इसके अंदर हम गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए रिगार्ड करते हैं। जैसे कि कुछ कंप्यूटर नोटिफिकेशन आ जाती है वैकेंसीज की, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से क्या होता है, हम मैच कर सकते हैं पर्सनल की डिमांड और कंपनी की डिमांड के साथ, उसको हम मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हम यूज करते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एप्लीकेशन जो कि इंट्रोड्यूस की जाती है बाय एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने फ्रेंड को या अपने किसी ब्रदर या सिस्टर्स को रिकमेंड कर देते हैं, उनकी फिर एप्लीकेशन ली जाती है फॉर फर्दर स्टेप्स। एंड हमारे वेब है पब्लिशिंग, एडवर्टीजिंग और ऑन टेलीविजन, प्लेसमेंट एजेंसीज, ये सब हमारे आ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरिट्स के इसके एडवांटेजेस के। इसके अंदर क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सनल एक्सटर्नल का यूज करके जो मैनेजमेंट है वो क्वालिफाइड और ट्रेंड लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। वाइडर चॉइस मिल जाती है हमारे को, जो मैनेजमेंट है उसको वाइड चॉइस मिल जाती है लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, फ्रेश टैलेंट ये हमारे को वाइडर चॉइस और न्यू ब्लड लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब देखो, अब जो कंपनी है वो एक्सटर्नल सोर्स से लोगों को लेकर आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो स्टाफ है वो आउटसाइडर के साथ कम्पीट करेगी कि इसको प्रमोशन ना मिल जाए मुझे ही मिले, तो दे विल बी कम्पीटिंग। तो इससे क्या होगा, कंपनी की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। पहला डिससैटिस्फैक्शन। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं वो डिससैटिस्फाई फील करेंगे, उनको लगेगा कि हमारा चांस का जो प्रमोशन का चांस है वो कम हो गया। एंड दे बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है ये। जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं एक्सटर्नल तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट में या बहुत प्रोसेस में, और ये लेंथी प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम लेता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम चूज करते हैं लोगों को एक पूल ऑफ कैंडिडेट में से, ठीक है। जो भी हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई है और मुझे उन एप्लीकेशंस में से कुछ लोगों को चूज करना है फॉर द सूटेबल जॉब फॉर द करंट पोजीशन, ठीक है। अब एक प्रोसेस होता है हमारे पास सिलेक्शन का। पहला प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जाम, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है जब आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं तो उनको प्रॉपरली चेक करते हो, उनकी क्वालिफिकेशंस एंड उनका सीवी वगैरह सब कुछ। फिर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आपके पास आ जाती है उनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। हम हर कैंडिडेट के लिए उनके सुटेबल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट होगा। इसके अंदर दो टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक साइकोलॉजिकल, एक एम्प्लॉयमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर हम एजम्पशन, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर हम जजिंग करते हैं ऑफ द एप्लीकेंट बाय सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब। एंड इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। एप्टीट्यूड मीन्स जब हम मेजर करते हैं एक इंडिविजुअल की पोटेंशियल कितनी है टू डू द वर्क। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड द क्लूज कि वो कितना इमोशनली रिएक्ट करता है, या वो कितना मैच्योर है, या वो कितना सिस्टम में अपना पोटेंशियल डाल सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट टेस्ट द IQ ऑफ द एम्प्लॉयर।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू लिया जाता है जिससे कि हमें पता चल सके कि कैंडिडेट का कितनी सूटेबिलिटी है, हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके कैंडिडेट की, एंड कैंडिडेट के बारे में हमें एक्यूरेट पिक्चर मिल सके कि जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास रेफरेंस चेक। अब फाइनल सिलेक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि वी शुड नो कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, व्हाई दे लेफ्ट देयर जॉब, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या, उनके पास एम्प्लॉयमेंट क्या थी, एजुकेशन क्या थी, ये सब हम रेफरेंस का उनको पूरा चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक होता है। देन सिलेक्शन डिसीजन। अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है हमारे पास जिन्होंने टेस्ट को क्लियर किया, इंटरव्यू को क्लियर किया, रेफरेंस चेक प्रिपेयर करें, एंड देन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम लिस्ट करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, फिर उनको सिलेक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर होता है जब हम पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि वो फिजिकली फिट है, वो जॉब को अच्छे से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ताकि हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ उनकी रहे, फिजिकल फिटनेस रहे, एंड उनकी एब्सेंटिज्म ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब ऑफर। अब ये सारा कुछ पास आउट करने के बाद, आफ्टर कैंडिडेट सारे सारे हर्डल्स को क्लियर कर लिया है सिलेक्शन पोजीशन के, तो उनको हम क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, उनकी पे, उनकी कंडीशन सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, ऑफर लिखा होता है। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर मिलने के बाद जो कैंडिडेट होता है उसको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। अब एक्सेप्टेंस भी दे दी उसने, तो उसके बाद जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस और पे स्केल, लीव रूल्स, आवर्स, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट का, राइट। इसके अंदर बेसिक सैलरी सब कुछ हमारा रिटर्न होता है ताकि कोई भी फ्यूचर में जाके कंफ्यूजन ना क्रिएट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक एक्ट है, एक अटेम्प्ट है जिससे कि हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए और उनकी एबिलिटी को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, ताकि जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को एफिशिएंटली कर सके। दोनों एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और न्यू एम्प्लॉयज दोनों अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं टू इंक्रीज देयर जॉब स्किल्स। अब इससे क्या बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को और क्या बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को? अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट होगा, हमारी जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी। ट्रेनिंग से क्या होगा, उनको लर्न हो जाएगा, उनको मेथड्स के बारे में पता लगेगा, ताकि जो हमारी वेस्टेज है वो कम होगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड ट्रेनिंग से क्या होगा, एम्प्लॉय का मोराल, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय का मोराल बढ़ेगा और एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेगा जिससे कि उनकी एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी एंड एम्प्लॉय का टर्नओवर भी कम होगा, बिकॉज जो एम्प्लॉय है बार बार चेंज नहीं होगा तो उनका एम्प्लॉय का टर्नओवर डिक्रीज हो जाएगा। एंड उन एम्प्लॉयज को टेक्निकल नॉलेज मिलेगी एंड दे नो हाउ टू यूज द मशीन्स और चेंजिंग एनवायरनमेंट से अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, उनको नॉलेज मिल रही है, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी बाय जैसे कि वो और अच्छे से अर्न कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे एंड उनका मोराल इंक्रीज होगा, दे विल गेट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेनिंग के मेथड्स। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जब ये सारी जो ट्रेनिंग है वो जॉब प्लेस पे हो रही है, वर्क प्लेस पे हो रही है, जहाँ पे एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क कर रहा है, वो वर्क करते करते ही लर्न कर रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है हमारे पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर जो ट्रेनी है उसके ऊपर सुपरविजन रखी जाती है। ठीक है, एक मास्टर वर्कर होगा उसको जो सुपरवाइज करेगा एंड उसको नेसेसरी स्किल्स बताएगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसको गाइड करेगा। अब इसमें ये मेथड डिजाइन करा गया हाई लेवल स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। जो भी लोग एक स्किल्ड जॉब लेना चाहते हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, तो उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। जब वो काम कर रहे हैं तो उनको अपनी गलतियों से सीखना होता है। ठीक है, अर्न व्हाइल यू लर्न, इस ट्रेनिंग की स्कीम है अर्न व्हाइल यू लर्न। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब अंडर दिस मेथड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एक एग्रीमेंट में आता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में, जिससे कि वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है बाय सेंडिंग देम टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग। इसके अंदर होता है कि जो नया एम्प्लॉय है ना उसको हेल्प किया जाता है, बाकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज न्यू एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं बाय सेटिंग डाउन क्विकली, जिससे कि वो अपनी जॉब से जल्दी फेमिलियर हो जाए एंड उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। एंड हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स भी होते हैं।
ऑफ द जॉब के अंदर आता है हमारे पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल के अंदर होता है जो एम्प्लॉय होता है ना, वो लर्न करता है, जॉब के अंदर नहीं करता, वो अलग जगह पे जाके काम सीखता है, ठीक है। लर्न करता है, पहले काम करने से पहले वो लर्न करता है। इसके अंदर इक्विपमेंट से काम करना सीखता है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है, जो कि एक क्लासरूम में क्रिएट की जाती है। होता है एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट है, बट वो क्रिएट किया जाता है, वर्क प्लेस पे नहीं होता है वो, ठीक है। ये डन किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय है वो एक्सपेंसिव और मशीनरीज और इक्विपमेंट्स को इजीली हैंडल कर सके, उसको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होता है स्किल्स एंड नॉलेज को देना ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर जॉब, एंड डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल दी रिस्पेक्ट। ट्रेन एंड द पर्पस क्या होता है ट्रेनिंग का, कि हम मेंटेन कर सके और इम्प्रूव कर सके जॉब ऑफ द जॉब, करंट जॉब ऑफ द एम्प्लॉय। एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं स्किल्स फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, नॉट फॉर करंट जॉब। अब इसके मेथड्स होते हैं हमारे पास ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, एंड इसके अंदर हमारे ऑफ द जॉब मेथड आ जाता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैंने 1 to 6 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करवाए हैं, एंड टुमारो आई विल बी पोस्टिंग 7 to 12 chapter last video, and then we'll do some case studies and important question for the exam.